हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन देखा था। आज हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। हेलो एल्केन की रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी की मैकेनिज्म। इसमें हम सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मतलब हम इसको SN1 और SN2 रिएक्शन देखेंगे। अब SN1 और SN2 रिएक्शन होती क्या है सबसे पहले, और इसके हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों के डिफरेंस। सबसे पहले आप एज्यूम करिए कि आप लैब में हैं और मैंने आपको दो सैंपल दिए हैं। एक सैंपल को मैं A कह देता हूं, दूसरे को B दे देता हूं। और मैं इस सैंपल में मैंने क्या करा, मैंने आपको कह रहा हूं कि इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी SN1 रिएक्शन हो रही है और किसमें SN2 रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों आप क्या करोगे, आप SN1 और SN2 रिएक्शन को करने के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे? केवल एक टेक्निक यूज करनी है। आप क्या करोगे, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब ये हेलो एल्केन है और इसको अपन को क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये अगर न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा, ये नेगेटिव स्पीसीज को अपन न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो, और OH क्या, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियस पे जाके अटैक करेगा, ये भी न्यूक्लियस पे जाके अटैक करेगा। दोनों एक जैसे हैं, तो फिर ये क्यों हटे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। क्योंकि इसकी नेगेटिविटी यानी हेलोजन की नेगेटिविटी कैसी है, लेस है। किसके कंपैरिजन में, OH आयन के कंपैरिजन में। इसलिए OH आयन इसको X को हटाकर उसकी जगह पर खुद आके जुड़ जाएगा। तो और दूसरा एक और बात होती है कि न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला जाता है, तो कहते हैं भाई ये न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जो कि न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करके बॉन्ड बना दे। भाई न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करके बॉन्ड बना दे, इसका मतलब है कि अभी तक आप 11th में पढ़ के आए हो कि आउटर मोस्ट शेल की शेलें रहती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, या तो इलेक्ट्रॉन लेके दे के या तो शेयरिंग करके। तो फिर ये न्यूक्लियस से बॉन्ड कैसे बनता है? तो बच्चों, न्यूक्लियस से बॉन्ड नहीं बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है। उस न्यूक्लियस के चार्ज के कारण जो दूसरी नेगेटिव स्पीसीज होती है वो उस एटम के न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होकर खिंच के आ जाती है। बॉन्ड तो वही बनता है, कहां से, आउटर मोस्ट शेल से ही बनता है, किंतु न्यूक्लियस के नियर आ जाती है, अट्रैक्ट करके नियर आ जाती है। खैर, अब ये जो, इसलिए क्योंकि यहां पर कार्बन है सपोज और यहां पर हेलोजन है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव था। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के कारण, प्रभाव के कारण ये निकल जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाला आके जुड़ जाएगा। इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोफिलिक ही आएगा, किंतु किसका, हेलोजन आयन का सब्स्टिट्यूट बन के आएगा। और कब आएगा, जब जो उसका सब्स्टिट्यूट आएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, हेलोजन के कंपैरिजन में। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वापस यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। अब मैंने कहा कि इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिज्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो कैसी होती है, इसमें कौन सा S1 है और कौन सा SN2 है, आपको ये डिसाइड करना होता है। पहले तो SN1 का मैं फुल फॉर्म बताऊं, यहां पर उल्टे चलेंगे अपन, इसको काउंट यहां से करेंगे, पढ़ेंगे यहां से। 1 का मतलब होगा यूनिमॉलिक्यूलर, और N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और S मीन्स सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए भी यहीं से पढ़ेंगे अपन। 2 है, 2 SN2, तो बाई 2 यानी बाई मॉलिक्यूलर, फिर N यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। क्लियर? अब मेरा ये आपसे कहना है कि जैसे दो सैंपल लिए, एक सैंपल ए में है और एक सैंपल बी में है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने इसमें दो सैंपल लिए हैं। किसके लिए हैं? हेलो एल्केन के लिए। हेलो एल्केन के दो सैंपल लिए, एक ए में लिया एक बी में लिया है। अब आप बताइए कि किसमें SN1 रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। और SN1 और SN2 को आप समझ चुके क्या होता है। अब क्या होगा कि आप क्या इसमें इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको केवल एक चीज को ध्यान में रखना है। मैं क्या कर रहा हूं, कौन सी रिएक्शन करवाना जा रहा हूं, अभी मैंने बताया, वापस लिख रहा हूं। मैं ना ऐसी रिएक्शन कर रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। मैं ये वाली रिएक्शन करने जा रहा हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, OH आयन को इससे जोड़ दूंगा और इसको हेलोजन को हटा दूंगा। हेलोजन यानी कि लिविंग, ये हो जाएगा लिविंग ग्रुप कहलाएगा, लिविंग ग्रुप हो जाएगा। और ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक, इसको CuN कर देता हूं, ये आगे इसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ कि मैं OH जोड़ना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि भाई इसमें आप बताइए कौन सी SN1 है, SN2 है और OH को ऐड करना है। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर हम ऐसा कर रहे हैं, ये छोटा सा एक बीकर ले लेते हैं। मैंने कहा ले लो। इस बीकर में आप कौन सा सॉल्वेंट लोगे, आप इसमें सॉल्वेंट के रूप में वो सॉल्वेंट लो जो पोलर हो, पहली बात। दूसरा प्रोटिक हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आप कहोगे प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो जिसका सॉल्यूशन बनाने पर वो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को, मतलब प्रोटॉन को प्रोवाइड करवाएं, उनको अपन प्रोटिक कहेंगे। तो सॉल्वेंट कौन सा? पोलर भी हो और प्रोटिक हो, स्ट्रॉन्ग। तो इसमें हम या तो वाटर ले लेंगे और या तो अल्कोहल ले लेंगे। क्या ले सकते हैं? वाटर ले सकते हैं या अल्कोहल ले सकते हैं, C2H5OH, अल्कोहल कोई सा भी ले सकते हैं। अब मैंने सपोज इसमें वाटर ले लिया है और मैंने कहा कि इसमें भाई OH लेना है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना के आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब में डाला सपोज आपने, क्लियर। इस टेस्ट ट्यूब में डाला आपने तो रिएक्शन सपोज नहीं हुई, थोड़ा सा डाला आपने देखा कुछ नहीं हो रहा है, या चलो आपने डाल दिया इसमें और थोड़ा ड्रॉप बी में भी डाल दो। क्या करो, 2-4 ड्रॉप इसकी ड्रॉपर से डाल दो इस सॉल्यूशन की, और इसमें भी 2-4 ड्रॉप्स डाल दो। सपोज ड्रॉपर से किसकी, इसी की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक्वेशियस सॉल्यूशन की डाल दो। उसके बाद इसको शेक करके इसकी ऑर्डर लेके देखो। आपने ऑर्डर लेके देखा, मान लेते एज्यूमिंग करते हैं कि इसमें ऑर्डर नहीं आया, यानी कि यूं कहें कि इसमें कोई भी स्मेल नहीं आई, तो ये ऑर्डर लेस था। और ये कैसे आ गया, ये ऑर्डर लेस था। इसमें बढ़िया स्मेल वाइन की आने लगी, अल्कोहल की। कैसी होती है? प्लीजेंट होती है, तीखी होती है। लैब में कभी आप अल्कोहल की स्मेल को लेके देखिएगा तो इसमें से तेजी से स्मेल आने लगी। हमारे माइंड में एक ही बात आई कि भाई होना हो, अगर स्मेल ऐसी आ रही है तो ये मतलब SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब इसमें कोई SN2 रिएक्शन हो रही है। और SN2 रिएक्शन कैसे हो रही है? थोड़ी देर आपने डाला, थोड़ा हुआ, थोड़ी देर के बाद तेजी से होगी, उसको और शेक किया, थोड़ा टाइम लगा,
मतलब ये 2 स्टेप में होती हैं एक्चुअली, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। परंतु जो रिएक्शन हुई उसमें जो अब आपको समझ में आएगा कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो टर्शरी अल्कोहल को बनाती है। मतलब यूं कहें कि टर्शरी हेलो एल्केन को लेती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को ये सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। इसका मतलब है कि ये रुको SN2 नहीं सॉरी, ये हो जाएगी आपकी SN1 रिएक्शन। तो सॉरी मैं गलत बोल गया, इसको ध्यान रखेंगे। ये SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करती है, SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन होती है वो टर्शरी के लिए फेवरेबल होती है, सबसे ज्यादा टर्शरी के साथ करती है। और इसमें कौन सा सॉल्यूशन लिया था? पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन लिया था, जिससे वाटर और ये लिया था। क्लियर हुई बात? अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, पहले अभी इसको देखो कैसे पहचाना। अपन ने इसमें वाटर में लेके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और सैंपल में डाल दिया। इस सैंपल में अगर टर्शरी, जैसे मान लेते हैं कि RRRCC और 1 से ये वाला इसमें भरा हुआ है, तो इसने रिएक्शन दे दी और ये SN1 रिएक्शन कहलाती है। मैं इसके डिफरेंस करवा दूंगा, एक पूरी रिएक्शन करवा रहा हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा, आप पहचानोगे कैसे। तो इस तरीके से इसको पता चला। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम KOH को तो ले रहे हैं, किंतु अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो लिया है प्रोटिक सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिया है, कौन सा? वाटर। अब मैं प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेकर क्या ले रहा हूं? अप्रोटिक ले रहा हूं, अप्रोटिक सॉल्वेंट। और वो भी कौन सा ले रहा हूं? जैसे एसीटोन ले रहा हूं, एसीटोन, अप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन ले लूं, और या डाई मिथाइल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड या एसीटोन ले लेता हूं, और एसीटोन ले लेता हूं। और अब मैं क्या करूंगा, इसमें सपोज क्या भरा हुआ है, इसमें मान लेते हैं कि एसीटोन है, एसीटोन ऐसा मान लेते हैं। एसीटोन लेकर फिर इन दोनों में अपन रिएक्शन करवाएंगे, इसमें ड्रॉप डालेंगे, तो ये वाला जो बी सैंपल जिसमें मैंने कहा कि ऑर्डर आई थी, अब इसमें रिएक्शन नहीं होगी, ऑर्डर नहीं आएगी। पर ए में आप देखोगे तो ए को आप इसमें लेके देखोगे तो इसकी ऑर्डर आ जाएगी। मतलब जो ये रिएक्शन हो रही है वो SN2 रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। और SN2 रिएक्शन किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये प्राइमरी को सपोर्ट करेगा, प्राइमरी जैसे मिथाइल क्लोराइड ले लें तो इसको ये सपोर्ट करेगा, इसको ज्यादा सपोर्ट करेगा। इस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि SN1 और SN2 रिएक्शन कब और कहां हो रही है और क्यों हो रही है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। अब उसको अपन देख रहे हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने जा रहा हूं। सबसे पहले फिर मैं इनके डिफरेंस करवा दूंगा आपको। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी बुक में SN2 फर्स्ट दिया हुआ है, तो मैं भी पहले SN2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, फिर अपन इसके डिफरेंस देखेंगे। SN2 रिएक्शन, इसका पूरा फॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो आप सॉल्वेंट लोगे, किसमें? SN2 में। इसमें ये रिएक्शन होती है किसके? दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द सॉल्वेंट ऑफ, पोलर होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्यूशन में ये रिएक्शन होती है। इसमें जैसे एग्जांपल में मैंने एसीटोन बताया, इसमें क्या होता है कि ये जो SN2 है बाई मॉलिक्यूलर है और ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है।
एक और पॉइंट लिख देता हूं, इट टेक प्लेस इन वन स्टेप, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो बात ये है, और तीसरी बात इसकी क्या खासियत है वो सुनिए। तीसरी है कि दिस रिएक्शन इज, अब देखो बाई मॉलिक्यूलर है, इज कैसी होती है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ काइनेटिक रिएक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक रिएक्शन होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि इसमें अगर आपने, जैसे मैं इसको बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने कार्बन ले लेता हूं, मीथेन ले रहा हूं X। अब देखो इसमें भी जो मैं मीथेन ले रहा हूं, इसको कुछ इस तरीके से बना रहा हूं मैं, इस तरीके से, और इस बॉन्ड को कुछ मैं यूं बना देता हूं। ठीक, अगर मैंने इसको ऐसा बनाया है, चलो इसे थोड़ा सा इधर करके, नहीं बनाऊं तो भी चलेगा, पर ऐसा, इसको कहते हैं, ये डैश बॉन्ड कहलाता है। और ये जो मैंने बताया है वेज बॉन्ड, ये जो वेज बॉन्ड है वो ऊपर की ओर, मतलब पेपर से बाहर निकलते हुए ऊपर की ओर डायरेक्शन को शो करता है। और ये जो डैश डैश करके बनाई है, ये डैश वाली को यूं बना देता हूं मैं, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या होता है, पेपर के नीचे की ओर बताता है, पेपर के नीचे की ओर बॉन्ड नीचे दिखाता है। आप सीधे अगर वैसे भी रखेंगे चलेगा। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड, यहां मैंने लिखा है कि ये सेकेंड ऑर्डर की कहलाती है। क्यों सेकेंड ऑर्डर की कहलाती है बच्चों? इसमें मैं जिससे रिएक्शन कराऊंगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH आयन आके इसके ऊपर अटैक करेगा, यूं लिख देता हूं, OH आयन इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जो OH आयन है इसमें ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और ये जो कार्बन है इसका, ये कहलाएगा सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट जो रहता है, मतलब साइट रहती है, साइट। बायोलॉजी वाले अच्छी तरह जानेंगे क्योंकि प्रोटीन में ये की और सबस्ट्रेट, की और लॉक वाला एक कंसेप्ट चलता है। आप सबस्ट्रेट मतलब कार्बन, जिसके ऊपर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक, ये सबस्ट्रेट कार्बन कहलाएगा, और ये वाला लिविंग ग्रुप कहलाएगा कौन सा, ये हैलोजन। वहां पर जब निकलेगा तब तो क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस है, तो ये जिसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी कंसंट्रेशन, यानी हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन, इस हेलो एल्केन को मैं RX कर देता हूं, इसकी कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि एक भी कम किया तो रिएक्शन की रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि दोनों कंपोनेंट इसमें, दोनों रिएक्टेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो रेट डिटरमिनेटिंग कहलाते हैं, दोनों के ऊपर रेट डिटरमाइन करती है। इसलिए इसका अगर हम रेट ऑफ निकालेंगे ऑर्डर, तो क्या आ जाएगा, R = इसका 1 + 1 = 2। तो इसलिए ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। अब आप देखिए, अब एक और चीज देखिएगा, जैसे ही इसको अटैक करता है तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनाता है, डायरेक्टली एक ही स्टेप पर लो क्या बना देगा, अल्कोहल। परंतु ये डायरेक्ट स्टेप जो बनाने से पहले, मैं इसको थोड़ा अलग कर रहा हूं, डायरेक्ट क्या है कि अल्कोहल बनाने के लिए या प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या हो जाता है कि जैसे ही कार्बन इसके ऊपर अटैक, कार्बन के ऊपर OH अटैक करता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। कार्बन के ऊपर ये OH आता है तो पहले ये इस तरीके से अभी इसके अट्रैक्शन में आ जाता है, अभी आके
इससे अट्रैक्शन में थोड़ा आके जुड़ गया। जैसे इसने आगे यूं धक्का दिया तो इसकी अभी पकड़ कम पड़ गई। किसकी? इसकी हेलोजन एटम की। कार्बन से पकड़ कम पड़ गई और इसने अभी आके जुड़ा है, तो ये भी स्ट्रांगली अभी जुड़ा नहीं है। और यहां पर अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन जो है ये तो है अपनी जगह पर, और ये वाला हाइड्रोजन भी यहां पर है। इस तरीके से ये आपस में आके अभी जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन यहां पर है। तो इस जगह पर आपको ये जो बना हुआ है इसमें इसको ये जो बना हुआ है आप कहोगे सर ये तो इंटरमीडिएट बन गया। नहीं बच्चों, ये इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसको आइसोलेटेड भी नहीं किया जा सकता है और इसके ऊपर स्टडी भी नहीं की जा सकती। बस एकदम से वो चीज बनी और एकदम से चेंज होते हुए दिखाई दिया जाता है। ये जो कुछ अपन देख रहे हैं ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी की जाती है इसकी। खैर, अब यहां पर जो ये बना है ना इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ये स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज बहुत ही अनस्टेबल होती है। ट्रांजिशन स्टेज बहुत ही अनस्टेबल होती है, तुरंत ही ट्रांजिशन से कंपोनेंट बन जाता है। तो अनस्टेबल क्यों होती है? तो बच्चों कार्बन में ये देखो यहाँ वैलेंसी कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 5। कार्बन के ऊपर 5 आके स्पीशीज अटैक कर रही है, तो कार्बन के पास इतना स्पेस होता नहीं है कि 5 को अपने साथ में अट्रैक्ट होने दे। तो क्या होता है कि ये अनस्टेबल हो जाती है। कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, 4 को सपोर्ट करेगा, 5 को सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो इतने इसके पास स्पेस नहीं होता है। ये अनस्टेबल होने के कारण टूट जाता है और इसको टूट कर कुछ यूं बन जाता है। ये चला जाता है कुछ इस तरीके से। ये 1 मिनट में इसको करूं, ये कुछ इस तरीके का H और ये H और ये H और ये OH आके इसके साथ जुड़ जाता है। मैं यूं कर देता हूं, OH जुड़ जाता है। इस तरीके से कार्बन से यह OH आके जुड़ के कंपाउंड बना देता है। और हेलोजन क्या है? लिविंग ग्रुप के रूप में ग्रुप के रूप में अलग हो जाता है और यहां पर ये इस तरीके से कंपाउंड बनने लगता है। अब बच्चों आप इस कंपाउंड को देखो कैसे बन रहा है। ये जो है ना इसके हाइड्रोजन देखो, ये सब यहां पर है, इस साइड है, और इसमें देखो पूरे यहां पर है, बोले इस साइड है पूरे, ये पूरे हाइड्रोजन तीनों इस साइड है, हाइड्रोजन उस साइड है, और यहां पर देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बना है तीनों हाइड्रोजन उस साइड। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बारिश हो रही हो और तेज हवा चल रही हो, तो इनसाइड द अम्ब्रेला के इनसाइड में हवा क्या करती है? एक्सर्ट द प्रेशर को एक्सर्ट कर देती है और छाते को बाहर की ओर खोल देती है। बाहर की ओर खुल जाता है, छाता हो जाता है। वैसे ही क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की तरह ये इन्वर्ज यानी कि उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को बन जाने के, उल्टे कॉन्फ़िगरेशन को बन जाने को हम इसको कहते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बना देता है और कंपाउंड बना देता है। तो SN2 में अपन ने ये बातें देखी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रख करने जा रहा हूं। अब इनकी रिएक्टिविटी के बारे में देखें तो बच्चों क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि OH आके जुड़ता है, तो अगर जिसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी उसको तो OH इतनी आसानी से निकाल नहीं सकता है। तो अगर इनकी रिएक्टिविटी देखें तो हेलोजन के रूप में देखें तो ये रिएक्टिविटी ज्यादा SN2 रिएक्शन को ये वाला ज्यादा शो करेगा। इसके कंपैरिजन में ब्रोमीन के कंपैरिजन में क्लोरीन कम बताएगा और क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन कम बताएगा। मतलब इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी होती है हेलोजन के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के SN2 के लिए। और मैं आपको बता दूं SN1 के लिए भी ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु
अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में बात करें, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। तो ये जो SN2 रिएक्शन है बच्चों, ये ज्यादा बताता है, इसके कंपेरिजन में ये कम और सबसे कम टर्शरी बताता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आप देखो, इसके साथ अगर कार्बन है और इसके साथ X जुड़ा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अगर हम इससे बाद में बात करें, इसके नीचे भी बात करें, तो अगर एक और ज्यादा से ज्यादा मीथेन ग्रुप जुड़ सकता है तो एक हाइड्रोजन OH। अगर इसको OH सॉरी कह रहा हूं X, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना चाहे आराम से कर सकता है, ये लो आ जाएगा, जगह है, पर्याप्त जगह है, पर्याप्त स्पेस है, यहां भी न्यूक्लियोफिलिक आसानी से अटैक कर सकता है, यानी स्टेरिक इफेक्ट इजीली हो सकता है। स्टीरियर इफेक्ट इजीली वी कैन ऑब्जर्व इन दिस। तो यहां पर क्या होता है, ये स्टेरिक हेड्रेंस नाम की चीज अपन को नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि फटाफट आके ये अटैक कर सकता है, किंतु अगर मैं इसको अब इसके बारे में बात करें तो इसमें कम स्पेस मिलेगा। जैसे ये कार्बन है और इसके साथ CH, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये C है, ये C है और एक H ये है और ये X है, तो इनके साथ और 3 हाइड्रोजन। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसा करेगा, तीनों को बनाए अच्छी तरीके से, उसको समझ में आ जाएगा आपको कुछ यूं। मैं ऐसा कर देता हूं, सीक्वेंस को पहले फर्स्ट को लिख रहा हूं, जैसे फर्स्ट है तो इसमें हम सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसको बताएंगे, मीथेन को। क्यों कि इसमें आप देखो 3 हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफिलिक इजीली अटैक कर लेगा। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरा कोई प्राइमरी हेलो एल्केन को देखें तो जैसे ये C है और ये C से कर रहा है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और बाकी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये X। तो इसके साथ भी न्यूक्लियोफिलिक आसानी से अटैक कर सकता है। किंतु सेकेंडरी में देखें तो सेकेंडरी में एक ये हाइड्रोजन और 2 कार्बन और है, तो हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये स्टेरिक हेड्रेंस प्रोड्यूस कर देंगे, यानी न्यूक्लियोफिलिक आसानी से इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। किंतु टर्शरी का मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। SN2 के बारे में बात कर रहा हूं, SN2 ये टर्शरी का देखें, टर्शरी के साथ एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, 3। तो ये 1 2 3, हाइड्रोजन का क्राउड रहता है। वेरी टिपिकली न्यूक्लियोफिलिक को इसको अटैक करने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, इसलिए इतनी आसानी से इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो टर्शरी जो है रिएक्टिविटी, टर्शरी हेलो एल्केन की सबसे कम होती है SN2 रिएक्शन में, ये अपन को याद रखना है। आप चाहें तो इसको नोट करो। तो मैं अब SN1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। SN1 रिएक्शन, SN1 मैंने बता दिया, मतलब कि 1 के लिए मोनो मॉलिक्यूलर और N के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन, अब देखो बच्चों, यह रिएक्शन मोनो मॉलिक्यूलर है और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड केवल किसके ऊपर करती है,
सब्ट्रैक्ट वाले कार्बन के ऊपर, मतलब केवल हेलो एल्केन के ऊपर डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मतलब केवल इसी के ऊपर डिपेंड करती है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके लिए ये यहां पर मैं के लगा देता हूं, के कांस्टेंट, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? भाई जब ये रिएक्शन होगी तो दूसरा अकेले में तो रिएक्शन करेगा नहीं भाई, KOH के साथ रिएक्शन तो करवानी है। तो बच्चों क्या होता है कि अगर आपने 11th क्लास में काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक चैप्टर इसकी स्टडी की होगी तो उसमें अपन को यह देखना होता है कि जो स्लो रिएक्शन होती है वही रिएक्शन रेट डिटर्मिनेशन करती है। किसी रिएक्शन का रेट डिटर्मिनेशन उसी के ऊपर डिपेंड करता है, स्लो रिएक्शन के ऊपर। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है। पहली स्टेप पर ये क्या करती है, ये स्लो रिएक्शन होती है। पहली स्टेप पे क्या होता है, जैसे मैं यहां, क्योंकि ये टर्शरी को फेवर करती है तो मैं टर्शरी ले लेता हूं, टर्शरी कार्बन वाला ये ले लेता हूं, और ये X। बच्चों क्या होता है कि जिसमें इसमें अपन क्या होता है एसीटोन लेते हैं, वो इतना आयनाइजेशन नहीं कर पाता है पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ने के कारण क्या होता है कि जैसे ये OH इसके संपर्क में आता है, नियर आता है, तो क्या होता है कि ये जो 3 आपने पढ़ चुके हो, मैं सबको अलग से नहीं लिख पाऊंगा, ये मेरी दिक्कत हो जाएगी मुझे सामने में। ये सब अपने इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज कहलाती हैं। कोई भी जब इनके साथ नेगेटिव स्पीसीज आती है या ये जुड़ी होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा खसका देते हैं कार्बन की ओर, और कार्बन आगे सब फेंका देता है, जिससे क्या हो जाता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने के कारण ये जो हेलोजन है वो टूट के अलग हो जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हेलोजन लिविंग स्पीसीज के रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में अलग हो जाता है। और यह जो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसको कार्बोकेटायन कहते हैं या कार्बोनियम कहते हैं, कार्बन केटायन या कार्बोनियम कहते हैं। तो ये जो कार्बोकेटायन आया है, इसके ये बना है, कार्बोकेटायन बना है, ये स्लो रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन। तो इस स्लो रिएक्शन पर, क्योंकि इसका कोई अभी ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, अभी OH ने रिएक्ट नहीं करा है, कोई कंपाउंड थोड़ी बना है जो हम कहें कि भैया ये भी पॉसिबल है, इसको भी रेट ऑफ रिएक्शन में गिनो, अभी तो जुड़ा ही नहीं है, बस इसके इफेक्ट के कारण ही एक कार्बोकेटायन बनाया है। और क्योंकि यहां पर ये टूट के अलग हुआ है, केवल अकेला आपस में इसी में काम हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। अब दूसरी रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड स्टेप पे, ये फर्स्ट स्टेप हुई, स्टेप फर्स्ट, और सेकेंड स्टेप पर बच्चों क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन, इसके ऊपर मैं थोड़ा यूं कर दूं, ये C R R कार्बोकेटायन, और ये R, और यहां पर कार्बोकेटायन का OH न्यूक्लियोफिलिक यहां कर देता हूं मैं, तो ठीक है ना, कार्बोकेटायन ये न्यूक्लियोफिलिक आके इसके ऊपर अटैक कर देता है, मान लेते हैं OH अटैक कर देता है, ये रिएक्शन फास्ट होती है, और फास्ट रिएक्शन को रेट डिटर्मिनेशन रिएक्शन नहीं बोला जाता है। तो इस तरीके से क्या आ जाता है, ये R और ये R और ये OH या न्यूक्लियोफिलिक आके इसके साथ जुड़ जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक आके इसके साथ जुड़ जाता है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन, या यूं कहें पीछे से आगे जुड़ता है, मैं पीछे से आगे, इसको आगे से नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको और यूं कर दूं। वैसे दोनों सही है, याद रखना बच्चों, भी मैं डिफरेंस में लिखाऊंगा, डिफरेंस में क्या लिखाऊंगा कि इसके साथ जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक दोनों साइड से इसके ऊपर अटैक करता है, OH लिख दिया अपन सीधा, परंतु इसका प्रीडोमिनेंस होता है, कौन सा, बैकवर्ड वाला प्रीडोमिनेंस होता है। इस तरीके से ये OH बन जाता है।
हमें यार पीछे से लगा, फिर वही लिख दिया मैंने, OH CR R R, इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है इसको अपन कहते हैं इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकेटायन बनता है, ये इंटरमीडिएट बनता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीछे से आके अटैक करके कंपाउंड बनाता है। इस पीछे के आने के कारण, जैसे यहां पर मैंने ये सेम लिए, अगर अलग भी हो सकते हैं तो इनकी पोजीशन अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए ये रेसेमिक मिक्सचर को भी बनाते हैं। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, पहले आप इसका एक्सटेंशन ले लो तो मैं बताऊं क्या है। कि इसमें जैसे मैंने बताया कि OH न्यूक्लियोफिलिक है, इसके ऊपर अटैक करता है। अपन मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो अटैक होता है वो पीछे की ओर से होता है, ठीक है ना। और ये कार्बोकेटायन है तो ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन जाता है कुछ इस तरीके से, OH आके जुड़ जाता है C और कुछ R R R। पर इसमें दोनों तरीके से पॉसिबल है, ये इस साइड से भी अटैक करता है और आगे से भी अटैक करता है, यानी कि ये एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, दूसरी कंडीशन में ये कार्बोकेटायन है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से आगे अटैक करेगा और इस तरीके का मिक्सचर भी मिल सकता है OH। तो दोनों कंडीशन में इसको अपन क्या कहेंगे, इसको इन्वर्जन कहेंगे, इन्वर्जन। और ये वापस इस तरीके का बने तो रिटेंशन कहेंगे, रिटेंशन। तो ये मिक्सचर देता है, मिक्सचर ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों का मिक्सअप देता है। कौन सा, SN1। बच्चों में अभी डिफरेंस तो करवाऊंगा, किंतु दो तीन बातें और क्या कि ये जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें न्यूक्लियोफिलिक जो यूज किया जाता है, पहली बात तो सॉल्वेंट कौन सा यूज किया जाता है भाई, एसीटोन को याद रखो। पोलर होता है किंतु अप्रोटिक होता है, पोलर होता है अप्रोटिक होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें जो न्यूक्लियस यूज किया जाता है, अब ये जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ये बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले जाके देते हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए ये बेस होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल बोलो या बेस बोलो, तो न्यूक्लियोफाइल जो है ना ये वीक होते हैं। कई बार तो अमोनिया और वाटर भी यूज किया जाता है। तो इसमें एसएन में न्यूक्लियोफिलिक कौन से लिए जाते हैं, वीक वाले होते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अमोनिया है वो भी भाग कर यूज करेगा। और इनकी रिएक्शन के ऊपर लुईस एसिड का भी इफेक्ट पड़ता है। और लुईस एसिड के लिए, जैसे जनरली में लुईस एसिड के बारे में बात करूं तो आपका Ag+ या AlCl3 इनकी प्रेजेंस में, यानी ये कैटेलाइज हो जाता है। SN1 रिएक्शन कैटेलाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटेलिस्ट से भी ये इफेक्टेड हो जाती है। एट लास्ट इसमें दो बातें आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया कि इनकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी भाई, ये सबसे आयोडीन वाला आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ब्रोमाइड मैंने बताया कि दोनों में सेम होती है प्रोसेस, और ये क्लोराइड और ये फ्लोराइड। किंतु अगर हम प्राइमरी के बारे में बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी, तो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव बताता है और सेकेंडरी कम और प्राइमरी बहुत कम। कारण, रीजन क्या है भाई, मैंने बताया इसमें कार्बोकेटायन बनता है बच्चों, और कार्बोकेटायन वो सबसे ज्यादा बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज जितनी ज्यादा होती है। अब टर्शरी में तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज हैं जो उतना ही स्ट्रांगली कार्बोकेटायन बना देती है। और कार्बन केटायन जितना स्ट्रांगली बनता है उतनी स्ट्रांगली
न्यूक्लियोफिलिक उसके ऊपर आकर अटैक करता है और रिएक्शन उतनी ज्यादा ही फेवरेबल होती है, तेज होती है। ये क्या है, NS1 रिएक्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इस रिएक्शन को का समराइज करने के लिए और अच्छे माइंड में उतारने के लिए हम इनके डिफरेंस देखना चाहेंगे। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके डिफरेंस देखेंगे तो और अच्छी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। SN1 और ये SN2। फर्स्ट पॉइंट, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस इतना लिख रहा हूं, ये मोनो, पहले SN2 पहले कर देता हूं मैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी 2 किया है पहले, और इसको 1 कर देता हूं तो ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे एक्सप्लेन किया गया। ये क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर होती है, बाई मॉलिक्यूलर, और ये मोनो मॉलिक्यूलर होती है। दूसरी बात, ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं बच्चों ना, स्टेप, और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, और ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। फोर, इसमें पोलर, प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। इसमें पोलर, अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। इसमें एग्जांपल H2O दे सकता हूं, और अल्कोहल C2H5OH दे सकता हूं। और इसमें एग्जांपल अपन देते हैं एसीटोन, और दूसरा है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। फिफ्थ, इस रिएक्शन में SN1 और SN2, इसमें इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन, ठीक है ना, और इसमें इन्वर्जन नहीं होता है, इसमें रेसेमेराइजेशन होता है, रेसेमेराइजेशन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन बैक साइड में अटैक करता है, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स बोथ साइड, बैक साइड as well as front sides, but back side is predominate होती है। क्लियर। 7th नंबर, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी में ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में कम, और प्राइमरी में सबसे कम होती है। और भी पॉइंटें बता रहा हूँ,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है ये जो रिएक्शन होती है ये फेवर बाय वीक न्यूक्लियोफिल और ये फेवर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 फेवर बाय हाई फेवर बाय स्ट्रॉन्ग SN1। ये थोड़ा सा इसको फेवर बाय वीक फेवर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ये फेवर बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। एक बात और याद रखना, 8 9 इसमें जो है हायर कंसंट्रेशन फेवर बाय हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ये फेवर बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो यूज किया जाता है ये कैटेलाइज हो जाती है, तो ये कैटेलाइज नहीं होती है, नो catalyzed by any catalyst और ये catalyzed by Lewis acid, example silver plus aluminum chloride etc. दूसरा है एक और देख लें, इसमें अपन एसिड हुआ तो SN1 SN2 में 10 11 इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैसे होते हैं ये स्ट्रॉन्ग और ये बता दिया है ना। कुछ बच रहा है जैसे में एक मिक्सचर कार्बोकेटायन, इसमें SN2 में नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म और इसमें कार्बोकेटायन इज फॉर्म। इसमें इंटरमीडिएट नहीं होती है, इसकी जगह पर क्या होती है ट्रांजिशन स्टेज और इसमें इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है और इसमें ट्रांजिशन स्पीसीज स्टेज होती है। तो इस तरीके से अपन न्यूक्लियो SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को देखते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके अगले में हम स्टीरियर इफेक्ट केमिकल रिएक्शन की हेलो एल्केन के ऊपर देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।